थाना प्रभारी पर सम्मन जारी किया गया। सम्मन के बाद 2/23 को BW का ऑर्डर हुआ। पुनः 12/4/23 को BW थ्रू SP आदेश हुआ। उसके बावजूद भी जब वो अपीयर नहीं हुए, 1/5/23 को NBW कोर्ट की तरफ से हुआ। NBW के बावजूद भी वो अपीयर नहीं हो सके। 1/3/24 को पुनः SP के थ्रू रिमाइंडर किया गया। उसके बावजूद भी वो अपीयर नहीं हो सके। 30/5/24 को कोर्ट 82 CRPC का आदेश किया। आज पुनः 83 का आदेश हुआ है। क्या होता है जब कानून के रखवाले ही मतलब वही कानून के कटघरे में खड़े हो जाएं? और क्या हो जब वो अदालत के सामने पेश होने से ही इनकार कर दें? आज हमारे पास बिहार के बेगूसराय जिले से जुड़े कुछ दस्तावेज हैं और ये एक ऐसी ही कहानी बताते हैं। ये कहानी एक आम नागरिक और एक पुलिस ऑफिसर के बीच की कानूनी लड़ाई की है। शुरू होती है एक सड़क दुर्घटना से, लेकिन बहुत जल्द ये व्यवस्था, जवाबदेही और इंसाफ से जुड़े बड़े सवालों तक पहुंच जाती है। तो चलिए इस मामले की परतों को खोलते हैं। तो सबसे पहले इस कहानी के किरदारों को समझते हैं और इसकी शुरुआत कैसे हुई। बिल्कुल। शिकायतकर्ता है अनीता देवी। ये बेगूसराय के मंसूरचक थाना क्षेत्र की रहने वाली हैं और घटना है 9 नवंबर 2021 की। उस शाम करीब 6:30 बजे अनीता देवी अपने पति सुबोध पासवान के साथ थीं। एक टेम्पो में बैठकर अपने ससुराल जा रही थीं। मतलब एक बिल्कुल सामान्य शाम थी, एक सामान्य सी यात्रा। हाँ, जैसा रोज होता है। लेकिन तभी सामने से आ रही भगवानपुर थाने की पुलिस जीप ने उनके टेम्पो में टक्कर मार दी। ओहो। और इस हादसे में अनीता देवी बुरी तरह घायल हो गईं। उनका दाहिना पैर टूट गया। जरा सोचिए उस पल के बारे में। मतलब जिस पुलिस से आप सुरक्षा की उम्मीद करते हैं, बिल्कुल उसी की गाड़ी से यह हादसा हो जाए। और यहीं से, जैसा आपने कहा, मामला एक साधारण दुर्घटना से कहीं ज्यादा बन जाता है। बिल्कुल। किसी भी हादसे के बाद देखिए पहला कदम क्या होता है? आप पुलिस को बताते हैं, FIR दर्ज करवाते हैं। बिल्कुल। अनीता देवी ने भी वही किया जो किसी भी नागरिक को करना चाहिए था। उन्होंने भगवानपुर थाने में एक लिखित शिकायत दी, लेकिन जो हुआ वो चौंकाने वाला था। उस वक्त के जो थाना अध्यक्ष थे, उन्होंने कोई मुकदमा ही दर्ज नहीं किया। 1 मिनट, क्या मुकदमा ही दर्ज नहीं किया? जी नहीं। मतलब एक महिला का पैर टूट गया है। हाँ। हादसा पुलिस की गाड़ी से हुआ है। हाँ। और पुलिस ने ही उसकी शिकायत लिखने से मना कर दिया। हाँ। अरे तो कोई आम इंसान ऐसी स्थिति में क्या करेगा? ये तो ऐसा हुआ जैसे पहला दरवाजा ही मुंह पर बंद कर दिया गया हो। बिल्कुल। और ये सिस्टम की, कह सकते हैं, पहली और सबसे बड़ी विफलता है। जब पुलिस अपनी जिम्मेदारी से ही मुकर जाए तो एक नागरिक के पास रास्ता क्या बचता? हाँ, क्या करे वो? यहीं पर हमारा कानून एक दूसरा रास्ता देता है। अनीता देवी ने हार नहीं मानी। उन्होंने सीधे अदालत का दरवाजा खटखटाया। उन्होंने बेगूसराय जिला न्यायालय में एक परिवाद पत्र दाखिल किया। इसे अंग्रेजी में कंप्लेंट केस कहते हैं। इसका नंबर है 1282022। अच्छा, तो ये परिवाद पत्र एक तरह का सेफ्टी वॉल्व है। मतलब अगर पुलिस FIR ना लिखे तो आप सीधे मजिस्ट्रेट के पास जा सकते हैं। एकदम सही। ये एक नागरिक को दिया गया बहुत ही शक्तिशाली कानूनी अधिकार है। आप अपनी शिकायत सीधे जज के सामने रख सकते हैं। अदालत आपकी दलीलें देखती है, सबूत देखती है। और अगर उसे लगता है कि मामले में दम है तो वो खुद पुलिस को जांच का आदेश दे सकती है या फिर मामले का संज्ञान लेके कार्रवाई शुरू कर सकती है। और अनीता देवी के मामले में क्या हुआ? अदालत ने दूसरा रास्ता चुना। तो ये परिवाद पत्र उस वक्त के थाना अध्यक्ष और एक और व्यक्ति लक्ष्मी दास के खिलाफ था। जी। और जैसा आपने बताया, अदालत ने इस मामले का संज्ञान ले लिया। हाँ। इसका मतलब ये हुआ कि जज ने पहली नजर में ये माना कि शिकायत गंभीर है और इस पे कार्रवाई होनी ही चाहिए। हाँ, और अदालत ने सिर्फ संज्ञान नहीं लिया, बल्कि जो आरोपी पुलिस ऑफिसर थे उनके खिलाफ भारतीय दंड विधान की कई गंभीर धाराओं के तहत कार्रवाई शुरू कर दी। और ये इस केस का एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ था। चलिए इन धाराओं को थोड़ा समझते हैं, क्योंकि ये कहानी को एक नया एंगल देती हैं। बिल्कुल। धारा 279 यानी लापरवाही से गाड़ी चलाना, ये तो समझ आता है क्योंकि ये एक एक्सीडेंट का मामला था। हाँ, ये तो सीधा सीधा मामला है। धारा 337 और 338 भी गंभीर चोट पहुंचाने से जुड़ी हैं, जो अनीता देवी के पैर टूटने की वजह से लगी। सही। लेकिन जो धाराएं मुझे हैरान कर रही हैं
वो है धारा 465 यानी जालसाजी और धारा 506 यानी आपराधिक धमकी। ये क्यों? आपका सवाल बिल्कुल सही जगह पर है। यहीं पर यह मामला सिर्फ एक सड़क दुर्घटना से बहुत आगे बढ़ जाता है। जालसाजी यानी फौजरी की धारा का लगना यह संकेत देता है कि शायद एफआईआर दर्ज न करना या रिकॉर्ड में कुछ हेरफेर करने की कोशिश को। अच्छा। अदालत ने एक तरह की जालसाजी माना है कि आप सच को दबाने की या आधिकारिक रिकॉर्ड को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। और धमकी वाली धारा? और धारा 506 यानी आपराधिक धमकी, इसका मतलब है कि शायद शिकायतकर्ता को मामला रफा दफा करने के लिए डराया धमकाया भी गया था। ओह। इन धाराओं को जोड़ना यह दिखाता है कि अदालत ने इसे सिर्फ लापरवाही नहीं बल्कि पद के दुरुपयोग और एक आपराधिक मंशा का मामला माना है। तो अदालत ने इसे बहुत बहुत गंभीरता से लिया। बिल्कुल। जब कोर्ट इतना गंभीर रुख अपना रहा था तो फिर आगे क्या हुआ? आरोपी पुलिस वाले ने क्या किया? यहीं से ये कहानी एक और दिलचस्प मोड़ लेती है। एक ऐसा मोड़ जो हमारे सिस्टम के दोहरेपन को दिखाती है। देखिए, कानूनी प्रक्रिया का पहला कदम होता है समन जारी करना। समन अदालत का एक आधिकारिक बुलावा होता है जो आरोपी को पेश होने के लिए कहता है। ये एक सम्मानजनक तरीका है। लेकिन जो दस्तावेज हमारे पास है वो बताते हैं कि उस पुलिस ऑफिसर ने समन का कोई जवाब नहीं दिया। वो अदालत में पेश ही नहीं हुए। एक पुलिस अधिकारी अदालत के बुलावे को नजरअंदाज कर रहा है, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है। जब समन पर कोई हाजिर नहीं होता तो अदालत थोड़ी सख्ती बरतती है। अगला कदम होता है जमानतीय वारंट जारी करना। अच्छा। इसमें पुलिस को निर्देश दिया जाता है कि वो आरोपी को गिरफ्तार करे, लेकिन आरोपी एक तय रकम की जमानत देकर छूट सकता है, इस शर्त पर कि वो अदालत में पेश होगा। लेकिन इसका भी कोई असर नहीं हुआ। कोई असर। वो पुलिस ऑफिसर अब भी अदालत के सामने नहीं आए। ये तो सीधे सीधे कानून की अवमानना जैसा लग रहा है। और यहीं पर वो सवाल खड़ा होता है जिसका जिक्र हमारे स्रोतों में भी है। इसके बाद अदालत ने अपना अगला और ज्यादा सख्त कदम उठाया, गैर जमानती वारंट जारी किया। नॉन बेलेबल वारंट। जी, ये एक बहुत गंभीर आदेश है। इसका सीधा मतलब है आरोपी को गिरफ्तार करो और बिना जमानत दिए सीधे अदालत में पेश करो। एक मिनट, ये बात मुझे समझ नहीं आई। गैर जमानती वारंट का मतलब है गिरफ्तार करो। हाँ। और ये आदेश पुलिस को ही दिया जाता है। बिल्कुल। तो क्या पुलिस ने अपने ही एक अधिकारी को गिरफ्तार करने के आदेश को नजरअंदाज कर दिया? ये कैसे मुमकिन है? यही इस मामले का सबसे परेशान करने वाला पहलू है। सोचिए, एक आम आदमी के खिलाफ गैर जमानती वारंट का मतलब है कि पुलिस किसी भी वक्त कहीं से भी उसे उठा सकती है। हाँ, तुरंत कार्रवाई होती है। लेकिन जब वारंट खुद एक पुलिस वाले के खिलाफ हो और उसे तामील कराने की जिम्मेदारी भी उसी के विभाग पर हो तो अक्सर मामला फाइलों में दब जाता है। अच्छा। ये एक तरह का कह सकते हैं सिस्टमिक उमरटा है, एक अनकहा नियम कि विभाग अपने सदस्य को बचाने की कोशिश करता है जब तक कि ऊपर से बहुत ज्यादा दबाव ना हो। तो मतलब वारंट जारी तो हुए पर उन पर कोई एक्शन नहीं हुआ। स्रोत यही बताते हैं कि ये वारंट बस फाइलों में पड़े रहे, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो ये तो एक तरह का डेडलॉक हो गया। अदालत आदेश दे रही है और जिस एजेंसी को आदेश का पालन करना है वो चुप बैठी है क्योंकि मामला अपनों का है। ऐसे में अदालत के पास क्या रास्ता बचता है? क्या उसके आदेश सिर्फ कागज बनकर रह जाते हैं? नहीं, यहीं पर न्यायपालिका की शक्ति सामने आती है। जब बार बार बुलाने, चेतावनी देने और वारंट जारी करने के बाद भी आरोपी पेश नहीं हुआ तो न्यायिक दंडाधिकारी सानू कुमार की अदालत ने कानून का ब्रह्मास्त्र इस्तेमाल किया। ब्रह्मास्त्र? उन्होंने उस पुलिस पदाधिकारी के खिलाफ कुर्की जब्ती का आदेश जारी कर दिया। कुर्की जब्ती, इसका मतलब है उनकी प्रॉपर्टी को अटैच करने का आदेश। ये तो बहुत बड़ा कदम है। ये एक असाधारण कदम है। इसका मतलब है कि अब अदालत ने उनकी चल और अचल संपत्ति को जब्त करने का आदेश दिया है। ये तब किया जाता है जब अदालत को ये यकीन हो जाता है कि आरोपी जानबूझकर कानून की प्रक्रिया से भाग रहा है और उसे पेश होने के लिए मजबूर करने का कोई और रास्ता नहीं बचा है। ये एक तरह से कहना है कि अगर आप खुद नहीं आएंगे तो हम आपकी संपत्ति जब्त कर लेंगे। और ये सुनिश्चित करने के लिए कि इस आदेश का भी वही हाल न हो जो वारंट का हुआ, अदालत ने इस बार क्या अलग किया? अदालत ने इस बार एक बहुत होशियारी का काम किया। क्या? कुर्की जब्ती का जो आदेश है वो सिर्फ स्थानीय थाने को नहीं भेजा गया, इसकी एक कॉपी सीधे बेगूसराय के एसपी यानी पुलिस अधीक्षक को भेजी गई है। अच्छा, सीधा डिस्ट्रिक्ट के हेड को? जी। इसका मतलब है कि अब इस आदेश का पालन करवाने की जिम्मेदारी जिले के सबसे बड़े पुलिस अधिकारी की है। अब ये मामला सिर्फ एक थानेदार का नहीं बल्कि पूरे जिले के पुलिस विभाग की साख का बन गया है। तो अब इसे नजरअंदाज करना लगभग नामुमकिन है। लगभग नामुमकिन। यह पूरी प्रक्रिया 2021 के हादसे से लेकर अब तक
ये अनीता देवी के दृढ़ संकल्प को दिखाती है। बिल्कुल। एक आम महिला जो पहले शारीरिक चोट से गुजरी, फिर सिस्टम की बेरुखी झेली, लेकिन उन्होंने लड़ाई नहीं छोड़ी। समन, वारंट, तारीखें, ये सब किसी भी इंसान का हौसला तोड़ सकता है। बिल्कुल। और अंत में न्यायालय का ये आदेश उस सिद्धांत को स्थापित करता है कि कोई भी कानून से ऊपर नहीं है, चाहे वो वर्दी में ही क्यों ना हो। यह हमारे लोकतंत्र के चेक एंड बैलेंस का एक बेहतरीन उदाहरण है। जब कार्यपालिका का एक अंग यानी पुलिस अपनी जिम्मेदारी निभाने में फेल हुई, तो न्यायपालिका ने कदम उठाया। न्यायपालिका ने कदम उठाकर उस संतुलन को फिर से बनाने की कोशिश की।